हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ शिवम और आज की वीडियो में हम ईएमआरएस अकाउंटेंट पेपर जिसका पार्ट 1 हम कर चुके थे, पार्ट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। 13 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सबसे कम समय में सॉल्व होने वाली वीडियोज़ आपको मिलेंगी। पिछला पार्ट था उसमें भी 22 मिनट्स में ही हमने ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और यहाँ भी हम इतना ही टाइम लेंगे, आधा घंटा, उससे अधिक नहीं लेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि कपड़े धोने की एक मशीन है, उसमें या तो 18,000 रुपये क्या दे दूँ नगद, अथवा 7,600 रुपये तत्काल नगद भुगतान और x रुपये की दो समान अर्धवार्षिक किस्तें, वो भी कितनी ब्याज पर, 16% एनुअल रेट पर, है ना। और ब्याज कितना मिल रहा है, अर्धवार्षिक, जो संयोजित हो रहा है, लग रहा है ना। तो हमें एक्स की वैल्यू, उस किस्त की वैल्यू हमें पता करनी है। ऐसा हम करते हैं ना, डाउन पेमेंट करके हम चीज़ों को खरीद लेते हैं। देखिए, अगर 16% वार्षिक ब्याज दर है तो अर्धवार्षिक कितनी लगेगी, 8%। 8% को हम लिख सकते हैं 8/100, जिसको हम चाहें तो 2/25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 18,000 रुपये में से अगर आपने 7,600 पहले ही दे दिए तो अब तो जो ब्याज लगना है वो तो इतने ही पे लगेगा, 10,400 पर, है ना। वो भी कितना लगना है, 2/25, मतलब हर 25 रुपये पर 2 रुपये। मतलब अगर 25 रुपये आपका अमाउंट है तो आपको ब्याज लग जाएगा 27। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल अमाउंट अगर 25 है तो जो किस्त का अमाउंट है ना, ईएमआई का, वो 27 होगा। चूँकि किस्तें दो हैं तो क्या करते हैं, अगर दो जितनी किस्तें होती हैं उतने टाइम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मतलब अगर दो किस्तें हैं तो हम 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 × 25। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 27 का स्क्वायर हो जाएगा। दो किस्तों पे 27 × 27 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है किस्तें तो कैसी हैं, समान है ना, लिखा हुआ है समान किस्तें। किस्तें समान होने के लिए ऊपर की किस्त की वैल्यू और नीचे की किस्त की वैल्यू बराबर बनानी पड़ेगी। नीचे की किस्त की वैल्यू कितनी है, 27 × 27, तो ऊपर को भी 27 × 27 करना पड़ेगा। अब अगर हमने इस तरफ 27 से मल्टीप्लाई किया है तो इस तरफ भी 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों किस्तें हो गई हमारी 27 × 27 की, है ना। और हमारा मूलधन कितना हुआ, 27 × 25 और 25 × 25। तो हम कह सकते हैं 25 का गुणा 27 बार और 25 का गुणा 25 बार। तो क्या हम ये कह सकते हैं 25 का गुणा 52 बार, है ना, 52 बार। मतलब अगर हम 5 को 10 बार मल्टीप्लाई करें और 5 को 5 बार और कर दें तो 15 बार हो गया ना टोटल मल्टीप्लाई। ऐसे ही 25 का 27 टाइम्स है, 25 टाइम्स है, तो मिला के हो गया 52 टाइम्स। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। मल्टीप्लाई करते हैं, 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125 और 5 हमारे थे हासिल के, तो 130। देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट हुआ 1,300 रुपये, मतलब 1,300 रुपये पर ये किस्त बनेगी, है ना, दो किस्तें। लेकिन हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो एक्चुअल में 10,400 है ना। इसका मतलब है जिसको हम 1,300 कह रहे हैं वो असल में 10,400 है। इसका मतलब है हमारे एक की वैल्यू 8 यूनिट है। तो फिर किस्त की वैल्यू क्या होगी, किस्त की वैल्यू भी इतनी है, इतने में हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 × 27 × 8, 27 × 27 कितना होता है, 729, और उसमें 8 से गुणा कर देंगे। कर दीजिए, 8 9 × 72, 8 2 × 16 और 7 23, और 8 7 × 56 और 2 58। हमारा ये आंसर आ जाएगा 5,832। इसको हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा आपके लिए हेक्टिक हो सकता है, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूले से ही कराए जाए चीज़ें तो आप कमेंट में लिखिएगा, अगली वीडियो से हम इसी तरह के सॉल्यूशन आपको देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 42 संख्याएं हैं, उनका औसत है 65, मतलब जितनी 42 संख्याएं हैं उनका एवरेज है 65। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सारी संख्याएं 65 65 65 65 ऐसा होना चाहिए, तभी तो उनका औसत क्या आएगा, है ना, ऐसा मान सकते हैं। पहली 21 संख्याओं का औसत 56 है, लेकिन शुरू की 21 संख्याओं का एवरेज कितना आ रहा, 56। अगर शुरू की 21 संख्याएं 56 56 56 है तो फिर 65 एवरेज कैसे बनेगा। ये तो भाई ये सब अपने आप में 9 वैल्यू कम कर रही हैं, 65 में से 56 गए तो 9, है ना। और अगली 18 संख्याओं का औसत कितना है, 70। मतलब अगली 18 संख्याएं 70 70 70 है ना। मतलब उनमें जो वैल्यू बन रही है वो 65 से कितना ज़्यादा है, +5। तो देखिए, 18 संख्याएं 5 5 ज़्यादा है, मतलब 90 ज़्यादा हैं, और 21 संख्याएं 9 9 कम हैं। तो 21 9 189, है ना। 28 9 × 189,
189 कम है और 90 ज़्यादा है। अगर हम ऐसा देखा जाए तो ये टोटल देखने में हमें समझ में आ रहा है, टोटल 99 जो है हमारी अभी भी वैल्यूज़ कम आ रही हैं। अब आगे देखते हैं, 41वीं संख्या 40वीं से 3 अधिक है और 42वीं से 6 कम है। 41वीं संख्या है ना, तो 41वीं संख्या 40वीं से 3 अधिक है। तो अगर 41वीं हम मान लेते हैं x, तो 40वीं हो गई x-3, है ना, तब तो ये इससे 3 ज़्यादा होगी। और 42वीं से 6 कम है, तो 42वीं एक काम करते x+6 मान लेते हैं। तो ये 41वीं संख्या, ये 42वीं संख्या, ये 40वीं संख्या, है ना। ये 6 इससे कम हो गई और ये इससे 3 ज़्यादा हो गई। अब देखो 42 संख्याएं जो हैं उन सब का औसत 65 है, मतलब उनका सम कितना आना चाहिए, इनको जोड़ने पर जितना सम आ रहा है ना। तो वैसे हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर इनको मल्टीप्लाई नहीं करते, हम देखते हैं, हमें पता है कि सारी संख्याएं 65 है। लेकिन ये जो 21 और 18 संख्या हैं ये तो -99 सम कम बना रही हैं। तो इसका मतलब है बची हुई 3 संख्याओं को ये 99 की भरपाई करनी पड़ेगी। 3 संख्याएं भी अगर हम यही मान लें कि वो भी 65 हैं, तो सारी मिला के कितनी होंगी 195। लेकिन इनको इसकी भरपाई भी करनी है, जो 99 कम हो रहे हैं। 99 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 294, मतलब इन 3 संख्याओं को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 294। चलिए जोड़ देते हैं तीनों संख्याओं को, x-3 x और x+6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3x+3, जो कि बराबर होना चाहिए 294 के, है ना। तो 3x जो है वो 291 के बराबर होना चाहिए। यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 97 x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कि इन दो संख्याओं का क्या बताइए, औसत बताइए, 40वीं और 42वीं। तो 40वीं क्या हो जाएगी, 97 से 3 कम 94, और 42वीं संख्या कितनी हो जाएगी 103। 94 और 103 को जोड़ दीजिए और उसको आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 197/2 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 98.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक ब्याज दर से निवेशित किसी निश्चित राशि पर 3.5 वर्ष में मिश्र धन, माने 3.5 साल बाद आपको ये पैसा मिल रहा है ना, और 6 वर्ष में मिश्र धन ये मिल रहा, मतलब 2.5 साल में और ब्याज लगा होगा। साधारण ब्याज का ब्याज है तो 2.5 साल का ब्याज कितना है, 2.5 साल का ब्याज हम निकाल लेंगे, 9,776 में से 8,411 माइनस कर देंगे, है ना, कितना आ जाएगा 1365। कितना आ जाएगा 1365। तो 2.5 साल में लग रहा है 1365। तो 1 साल में कितना लग रहा होगा, 2.5 को कह सकते हैं हम 5/2, तो 5/2 साल में लग रहा है 1365। तो 1 साल में कितना लग रहा होगा 1365 में हम 5/2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1365 में पहले 5 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 3 बचे 13, 3 और 36 हो गए, है ना, 5 7 35 और 1 5 3 15। 1 की वैल्यू आ जाएगी 273, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 546, मतलब 1 साल में लग रहा 546 रुपये। अब देख रहे हैं 2.5 साल में इतना लग रहा है, 1 साल में इतना लग रहा, और हमें 3.5 साल का मिश्र धन दिया गया। अगर 3.5 साल पहले चले जाएँ तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो 2.5 और 1 साल का हमारे पास ब्याज है, क्यों ना हम इन दोनों को जोड़ दें। इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 1911। ये हो गया 3.5 साल का ब्याज। अगर ये हम घटा दें तो हमें मूलधन पता चल जाएगा, प्रिंसिपल। तो पता कर लेते हैं हम, कितना 8411 में से 1911 को क्या कर देंगे माइनस, कितना आ जाएगा 6500। ये हमें मूलधन पता चल चुका है। अब आपसे पूछा गया है रेट बताओ। तो रेट क्या होता है, रेट बराबर होता है SI × 100। सिंपल इंटरेस्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर दो और प्रिंसिपल और टाइम से डिवाइड कर दो। तो कर दो भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1 साल का निकाल लेते हैं, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 546 × 100 अपॉन में टाइम 1 रख दो और मूलधन रख दो, है ना। तो ये 0 आ जाएंगे। तो अब 546 में हमें डिवाइड करना है 65 से, 13 से डिवाइड कर दो, 13 पंचे 65, 13 एकम 13, 13 चौके 52 और 13 दूनी 26, 42/5। इसको और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20। तो 8.4% हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न कहता है कि ये क्लास में टोटल बॉयज़ और गर्ल्स 90 है, नंबर ऑफ बॉयज़ इज 10 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स से 10 ज़्यादा है। तो ये तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं, 50 लड़के होंगे और 40 लड़कियां होंगी, है ना, 10 ज़्यादा है लड़के। अब ये कह रहे हैं कि इनका एवरेज स्कोर जो है बॉयज़ का 30% ज़्यादा है
गर्ल्स से। तो अगर बॉयज़ का एवरेज स्कोर, गर्ल्स का एवरेज स्कोर मान लेते हैं कि हर लड़की ने एक्स मार्क्स किए, तो एक्स का 30% कितना होगा? 0.3x, है ना। एक्स का 30%, एक्स का 30%, है ना। ऐसा आएगा 0.3 और एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.3x आएगा। वो ज़्यादा है, मतलब अगर गर्ल्स जो हैं वो एक्स स्कोर कर रही हैं तो हर बॉय एवरेजन 1.3x स्कोर कर रहा है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो टोटल स्कोर पता चलेगा। तो 50 लड़कों ने एवरेजन 1.3x स्कोर किया, प्लस 40 लड़कियों ने एवरेजन एक्स स्कोर किया। वो बराबर होना चाहिए पूरे 90 बच्चों के स्कोर के बराबर। एवरेज स्कोर कितना दिया गया है पूरे 90 बच्चों का? 63। तो ये बराबर होना चाहिए। कर लेते हैं, 13.65, 65x प्लस 40x बराबर कितना होगा? 63 × 9। तो ये आ जाएगा हमारा 567, 63 नंबर 567 और जीरो, है ना। इनको जोड़ देंगे, 105x बराबर 5670। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5670 बटे में 105, है ना। और हमें गर्ल्स की वैल्यू निकालनी, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। काट देते हैं, 21 पंचे 105, 21 दूनी 42, 14 बचे 147, 21 सत्ते 147, 5 से और डिवाइड कर देंगे, पचम 25, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, पंचों के 20। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 54, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु से बने एक ठोस गोले का व्यास, धातु से बने एक ठोस गोले का व्यास जो है वो 3.5 सेंटीमीटर। तो ये व्यास है ना कि रेडियस, त्रिज्या। तो व्यास 3.5 को हम कह सकते हैं 35/10 और उसकी त्रिज्या हो जाएगी आधी, 35/20, जिसको हम 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 7/4। 7/4 हो गया क्या? इसका रेडियस, है ना। ऐसे 96 गोलों को पिघलाकर इतने 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया गया। तो देखिए, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ढालते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 96 गोले का वॉल्यूम, है ना, 96 इंटू गोले का वॉल्यूम क्या होता? स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर कितना है? 7/4, 7/4, 7/4, है ना। बराबर होगा जो हमारा बेलन है, सिलेंडर, उसके वॉल्यूम के बराबर, है ना। तो पाई और आर स्क्वायर, अब आर तो हमें पता नहीं तो आर स्क्वायर लिख लेते हैं। और एच कितना है? 56। थोड़ा सा इनको कट कर लेंगे, है ना। तो 7 से कट होगा, 7 8 जा 56, 4 2 आर 8, और यहाँ इससे भी काट देंगे, 32 दिया 96, ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 16 दूनी 32। अब हम आर को अकेला छोड़ देंगे, है ना। पाई भी कट गया, तो वैसे आर अकेला छूट गया है, तो आर की वैल्यू कितना आएगी, है ना। अभी एक बार और कर सकते हैं, 4 चौके 16, है ना। तो अब ऊपर बचे हैं 7 × 7 और नीचे केवल बचा हुआ है 4। तो हम इसको कह सकते हैं 7 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, है ना। तो आर की वैल्यू भी हमें वही मिल गई जो रेडियस क्या थी, गोले की रेडियस थी, वही बेलन की भी रेडियस आ गई, सिलेंडर की, r/2। आर की वैल्यू आ गई 7/2। अब हमारे लिए बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना। वक्र पृष्ठ, अब देखिए पाई की वैल्यू सब में दी गई तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत है नहीं। वक्र पृष्ठ मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h। तो 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है? 7/2 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी? 56। तो ये 2 और 2 कट जाएंगे, 56 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 6 42, 7 पौना 35 और 4 39, कितना आ जाएगा? 392 पाई। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कॉनिकल वेसल है, सर शंक्वाकार बर्तन, जिसकी आधार की आंतरिक त्रिज्या मतलब रेडियस दी गई है एच। तो आर दिया गया है 18, एच दिया गया कितना? एच दिया गया 60। द्रव से भरा हुआ है, पूरा लिक्विड से भरा हुआ, मतलब वॉल्यूम की चर्चा हो रही है ना। इस द्रव को बेलनाकार बर्तन में जिस आधार की आंतरिक त्रिज्या, जिसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 15, है ना, उलट दिया जाता है। मतलब इसको क्या किया गया? एक सिलेंडर में उलट दिया, जिसकी रेडियस आपको बता दी गई है कि ये कितना है? 15 है। अब बेलनाकार बर्तन में द्रव का स्तर कितना? तो जहाँ तक उठेगा उतनी हाइट तक का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ तक भर गया, है ना, तो इसकी हाइट h मान लेते हैं और इतने का ही वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, जो कि शंकु के मतलब कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का स्क्वायर क्या था? 18 का स्क्वायर, है ना। 18 × 60 बराबर होगा
सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर, पाई और आर स्क्वायर मतलब 15 मल्टीप्लाई यहाँ जो एच है इसकी एच तो पता करने हैं हमें, ठीक है। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 6 R 18। अब यहाँ 15 चौके 60 है ना, और भी काट दो, ये 15 नीचे ले आओ, एच की वैल्यू आ जाएगी 6 × 18 × 4 में आ जाएगा 15, 3 5 6 15, 3 6 18 है ना, और यहाँ आ जाएगा 6 6 36 चौके 144, तो 144/5 एच की वैल्यू आ जाएगी। काट देंगे हम, कितना आ जाएगा, 30 से थोड़ा सा कम, 30 पंचे 150 होते ना, तो 30 से थोड़ा सा कम क्या है, यही है 28.8, ये आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न कहता है कि पाइप पी और क्यू क्रमशः 8 18 और घंटे में 27 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। तो देखिए पी जो है 18 घंटे में भर सकता है, तो और क्यू 27 घंटे में, तो इनका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं ताकि हमें यूनिट वर्क मिल जाए, है ना। टोटल वर्क कुछ हम मान लें 54 आएगा, मतलब यहाँ 3 यूनिट काम कर रहा पी और 2 यूनिट काम कर रहा है कौन, क्यू। अब देखिए आर एक निकास पाइप है, टंकी जब खाली है तब पी और क्यू को एक साथ 6 घंटे खोलकर भर दोनों को बंद कर दिया जाता। तो चलो पी और क्यू को पहले हमने खोल दिया, पी कर रहा है 3 काम, क्यू कर रहा है 2 काम, दोनों मिलके कर रहे हैं 5 काम, है ना, और 6 घंटे में दोनों मिलके कर लेंगे 30 काम, 30 दोनों ने कर लिया। अब आर को खोल दिया, आर को खोल दिया और टंकी को खाली होने में अब 30 घंटे लगे, मतलब 30 काम इनने भरा और 30 काम को खाली करने में, कम करने में, वापस करने में 30 ही घंटे लग गए। मतलब आर की जो एफिशिएंसी मिल गई वो मिल गई -1, एक काम करता है 1 घंटे में, इसका मतलब है आर 54 घंटे में भरेगा, है ना, 54 घंटे में खाली करेगा पूरा। तो आर का ये टाइमिंग हो गया। अब कह रहे हैं कि पी और आर मिलकर आधे भाग को, 54 का आधा भाग कितना होता, 27, कितने टाइम में भर सकेंगे। तो पी की एफिशिएंसी है 3 और आर की एफिशिएंसी है -1, आर तो टोटल एफिशिएंसी आई कितनी, 2, है ना, कितनी आई 2। तो हमें आधा काम करना है, आधा काम करना है तो कितना टाइम लगेगा, आधा ही टाइम लगेगा। जब पूरा 27 घंटे लग रहा था पूरा काम करने में, तो आधा काम करने में 13.5 घंटे लगेगा, है ना। तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पैरेलल साइड्स हैं किसी ट्रेपेजियम की, वो इतनी इतनी दी गई 51 और 21 सेंटीमीटर, बाकी दो भुजाएं जो हैं वो 39 सेंटीमीटर की हैं। तो एरिया पूछा है। देखिए आप ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ी है पैरेलल में 51 और एक ये 21 है। अगर ये बराबर हैं, ये बराबर तभी होगी जब ये वाला हिस्सा ऐसे है ना, ये 21 है तो ये 21, जितना ये हिस्सा आगे निकला होगा उतना ये आगे निकलना चाहिए, तब तो ये बराबर होगी। अगर इनमें से कोई ज़्यादा आगे निकल गया तो ये और ये साइड बराबर नहीं हो सकती। अब आप बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये साइड और ये साइड बराबर होंगी तभी होंगी जब ये 21 है और इतना हिस्सा भी 21 है और ये हिस्सा बराबर है ना। तो इसका मतलब पूरी है 51, जिसमें से इतना हिस्सा हो गया 21, तो बचा 30, तो इसको हम 15 15 कह सकते हैं, है ना। और हमने ये हाइट डाली है ना, तो ये 90 बना। अब देखो हमारे पास ये हो गया 15, ये था 39, तो हम पाइथागोरस से वैल्यू निकाल सकते हैं, 39 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 का स्क्वायर। हाइट हमें मिल जाएगी 36। अब जो हमारा समलम चतुर्भुज ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, मतलब 51 और 21 का योग कितना आया 72, और उनके बीच की दूरी मतलब हाइट ऑल्टीट्यूड 36। तो ये निकालेंगे कितना आ जाएगा, 36 × 36 1296। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको पूरा करके नहीं दिखाया, आप इसके स्क्वायर में से इसको माइनस कर सकते थे, है ना। 39 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर माइनस करते तो आता 1296, जो कि 36 का स्क्वायर होता, तो हमें 36 वैल्यू मिलती हाइट की, है ना। तो अब यहाँ ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि घोल ए है और एक घोल बी है, उसमें एसिड है वाटर है और उनका रेशियो है 7:8 9:11। तो यहाँ एसिड लिख लेते हैं, यहाँ वाटर। जो ए में है 7:8 और बी में है 9:11। तो अभी देखिए 3 लीटर घोल ए, 3 लीटर घोल ए है, इनको दोनों को मिला के कितना बन रहा, 15 हिस्सा, है ना, 15 हिस्से। 15 हिस्से की वैल्यू है 3 लीटर। क्या मैं 3 लीटर को 3000 ml लिख लूँ, ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। तो एक की वैल्यू आई 200 ml के बराबर, कितनी ml के बराबर, 200 ml, मतलब ये 1400 ml है, मतलब 1.4 लीटर।
और वाटर हुआ 1600 ml 1.6 लीटर। ऐसे यहाँ भी 9 और 11 कितना हुआ 20 यूनिट, और बी जो घोल है हमारा वो है 4 लीटर। 20 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर हुई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 4 लीटर में 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.2 लीटर, मतलब 200 ml। यहाँ भी एक की वैल्यू 200 ml आई, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी 1800 ml। 1800 ml को 1.8 लीटर लिख लेते हैं, और 11 की वैल्यू आएगी 2200 ml 2.2 लीटर। इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 18 और 14 है ना 32, 3.2 लीटर एसिड हो गया। वाटर कितना हो गया 16 और 22 38, 3.8 लीटर। देखो लेकिन 1 लीटर जल और अलग से डाल दिया, अगर इसमें 1 लीटर जल और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4.8 लीटर। अब हमारे पास वाटर हो गया 4.8 लीटर और एसिड हो गया 3.2 लीटर। अब आपसे पूछा गया है कि परिणामी घोल में अम्ल की प्रतिशतता, तो अम्ल तो हमारे पास है 3.2, और टोटल घोल कितना हो गया, टोटल घोल हो गया 4.8 लीटर ये और 3.2 लीटर ये, तो 4 3 7 और 1 8, 8 में से है ना ये कितनी वैल्यू आएगी, प्रतिशत निकालना है तो निकाल लेते हैं। तो 8 चौके 32.4 और मल्टीप्लाई 100 होगा तो कितना आ जाएगा 40%। 40% हमारा अम्ल की प्रतिशतता आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यापारी एक खिलौने को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 615 में बेचता है। समझो 100 रुपये की चीज़ थी, वो 18% की छूट दी, मतलब 82% पे बेचा, और 82% की वैल्यू है 615। आगे बढ़ते हैं। यदि वह उसे अंकित मूल्य के 80% पर बेचे, तो पहले 80% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 80% क्या होगा, अगर 82 की वैल्यू 615 है तो एक की वैल्यू होगी 615 बटे 82, 1 यूनिट की वैल्यू है ना। तो 80 की वैल्यू क्या होगी 615 बटे 82, गुणा कर दो 80 है ना। तो इनको डिवाइड करके देखते हैं। 41 से ये 40 बन जाएगा, ये 41 बन जाएगा। 41 से डिवाइड करके देख लो, 41 से कम 41, 20 बचेंगे 205, 41 पंचे है ना 15 चौके 60, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 600। 80 की वैल्यू आ जाएगी 600। अब देखो, अब ये क्या कह रहे हैं कि जब 80 पर बेचो तब 20% का लाभ होता है। 20% को हम क्या कह सकते हैं 1/5 है ना, मतलब 1/5 का लाभ, 5 पर 1 का लाभ होता है। 5 पर 1 का लाभ होगा, मतलब अगर आपने 5 की चीज़ खरीदी है तो 6 की बेची है ना। 5 पे 1 का फायदा मतलब क्या हुआ, 5 की खरीदी और 6 की बेची है। और बेचने का मूल्य हमने कितना निकाला अभी अभी 600, मतलब अगर 6 की वैल्यू 600 है तो फिर 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू होगी 500 है ना। अगर 600 की बेची है इसका मतलब है 500 की खरीदी है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि वस्तु ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से 400 अधिक है। तो पहले हम ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर लिख लें। यहाँ लिख लेते हैं ए और यहाँ लिख लेते हैं बी। कितना अंतर है क्रय मूल्य का 400 का, मतलब ए 400 ज़्यादा है। अगला आगे क्या कहता है कि वस्तु ए को 10% हानि पर बेचा गया, मतलब इसमें 10 का नुकसान हो गया, और बी को 60% के फायदे पर बेचा गया, मतलब इसमें बी का 60 का फायदा हो गया। ठीक है, 60 का फायदा हो गया। अब आगे कह रहे हैं कि जो कुल सौदा है उसमें 20% का फायदा हुआ। तो कुल सौदे को हम यहाँ लिख लेते हैं। ये तो मिश्रण विधि हो गई एक तरह से, तो हम इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। 20 में से -10 को माइनस करेंगे तो आएगा 30, 60 में से 20 को माइनस करेंगे तो आएगा 40। 40 और 30 इसको हम लिख सकते हैं 4:3। 4:3 है हमारे पास, वो है कॉस्ट प्राइस का रेशियो है ना। लेकिन हमारे पास कॉस्ट प्राइस थोड़ी पता है, वो तो रेशियो पता है। लेकिन हमें इतना तो पता है कि उनके बीच में 400 का अंतर है, जबकि यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। इसका मतलब है 1 की वैल्यू ही 400 है। अगर 1 की वैल्यू 400 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 1600, और 4 की वैल्यू 1600 आएगी, और 3 की वैल्यू आ जाएगी 1200। अगर बी की पूछी होती तो हम 1200 बताते। ए की सेलिंग, ए की कॉस्ट प्राइस पूछी होती 1600 बताते। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं पूछी है, विक्रय मूल्य पूछा है। अब विक्रय मूल्य मतलब बेचा कितने पे, आपको पता है 10% नुकसान पे बेचा, तो 1600 का 10% नुकसान कितना होता है 160। 160 कम पे बेचा है तो 1600 में से 160 कम कर देंगे, कितना आएगा 1440। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि y/x+z, x-y/z और z/x तीनों बराबर हैं और x y z 0 नहीं है तो इनकी वैल्यू आपको बतानी है, 1/x, 1/y और 1/z की वैल्यू। ठीक है,
तो देखिए इनको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन ऑप्शन से कई बार सॉल्व करना, हर जगह सेम लॉजिक नहीं लग पाता इसलिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इन सबको एक सेम वेरिएबल के बराबर मान लेंगे। चलिए पहले हम सबको एक सेम वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं। एक सेम वेरिएबल जो है हमारा चौथा वेरिएबल है वो के है, मान लीजिए के बराबर मान लेते हैं और इन सबको पहले कर लेते हैं सॉल्व। तो अगर y अपॉन एक्स प्लस जेड को के इक्वल माना जाए तो y इक्वल टू आ जाएगा के एक्स प्लस के जेड, है ना, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। दूसरे वाले में अगर एक्स माइनस वाई अपॉन जेड को के इक्वल माना जाए तो जेड इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी के जेड। और तीसरे वाले में जेड अपॉन एक्स को के बराबर मानेंगे तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा के एक्स। क्यों ना इन तीनों को जोड़ दिया जाए दोनों तरफ, है ना, तीनों को जोड़ेंगे तो वाई और वाई कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास एक्स प्लस जेड। इस तरफ भी क्या होगा, दो बार के एक्स आ जाएंगे, दो बार के जेड आ जाएंगे, है ना, तो टू के एक्स और टू के जेड, है ना, क्यों ना हम टू के कॉमन निकाल लें तो अंदर आ जाएगा एक्स प्लस जेड, टू के एक्स टू के जेड, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी टू के की वैल्यू आएगी वन, जहाँ के की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन टू। अब हम कोई भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। जेड अपॉन एक्स की वैल्यू रखो के कितना आया वन अपॉन टू, मतलब जेड मिल गया वन और एक्स मिल गया टू। जेड कितना मिल गया वन और एक्स मिल गया टू। अब देखो इसको रखते हैं वाई अपॉन एक्स प्लस जेड बराबर के मतलब वन अपॉन टू। एक्स और जेड अभी हम पता कर चुके हैं, एक्स कितना था वन और एक्स कितना था टू और जेड कितना था वन, टू और वन कितना हो गया थ्री, मतलब वाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन टू। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी थ्री अपॉन टू। अब हमें मिल गया है एक्स मिल गया टू, वाई मिल गया है थ्री अपॉन टू और जेड मिल गया है वन। तो एक्स वाई जेड का ऑपोजिट रेशियो बोला, मतलब वन अपॉन एक्स बनेगा कितना वन अपॉन टू, वन अपॉन वाई कितना बनेगा टू अपॉन थ्री और वन अपॉन जेड कितना बनेगा वन अपॉन वन। अब क्या करेंगे, हम इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थोड़ा सा सिंपल रेशियो आ जाएगा। छः से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ छः से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा तीन, छः का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो तीन दूनी छः, दो दूनी चार और छः का वन में मल्टीप्लाई होगा तो छः आ जाएगा। सब में रेशियो में मल्टीप्लाई किया, 3:4:6, ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि जब 11, 27, 20 और 44 में के सब में जोड़ा जाए तो समानुपाती संख्याएं मिलती हैं, तो इन संख्याओं का मध्यानुपाती बताइए। तो पहले हम इनको रेशियो में लिख लेते हैं कि अगर समानुपात में होती हैं तो कैसे दिखेंगी। मतलब 11 प्लस के रेशियो में होगा कितने 27 प्लस के, समानुपात में होगा 20 प्लस के, अनुपात में होगा 44 प्लस के। अब आपको पता है कि अगर अनुपात समानुपात में होते तो ये इनका रेशियो बराबर होता है, मतलब 11 प्लस के बटे 27 प्लस के बराबर होता है 20 प्लस के बटे 44 प्लस के। अब एक तरीका तो है कि इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा के स्क्वायर प्लस कुछ कुछ, और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना हम क्या करते हैं, क्यों ना हम लगाते हैं एक विधि, है ना, जैसे जिसको बोलते हैं अल्ट्रेंडो डिविडेंडो, बहुत सारी तरह की विधि, जैसे ए बटे बी सी अपॉन डी के बराबर हो तो हम ये कह सकते हैं कि ए माइनस बी अपॉन बी बराबर होगा सी माइनस डी अपॉन डी। ये केवल माइनस के लिए नहीं प्लस के लिए भी ट्रू है ना। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको एक बार पलट देते हैं, दोनों तरफ को हम इनको पलट देते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 27 प्लस के अपॉन 11 प्लस के और बराबर होगा 44 प्लस के अपॉन 20 प्लस के। ना भी पलटें तो भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है ना। तो क्या होगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अभी हमने बताया था कि अगर ए बी सी अपॉन डी के बराबर हो तो ए प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी के बराबर होता है, या ए माइनस बी अपॉन बी सी माइनस डी अपॉन डी के बराबर होता है। तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, है ना। तो के हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी, एक जगह के कम हो जाएगा तो के स्क्वायर नहीं आएगा। तो 27 प्लस के में से 11 प्लस के माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, केवल बचेगा 16, नीचे ज्यों का त्यों बचेगा क्योंकि नीचे की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, 11 प्लस के। ऐसे यहाँ बराबर 44 में से 20 जाएंगे तो 24 बचेंगे, के में से के खत्म हो जाएंगे, नीचे की वैल्यू ज्यों की त्यों 20 प्लस के। 8 से काट दो, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 दूनी 40 है ना, 40 प्लस 2 के बराबर होंगे 11 तिया 33 प्लस
3 के, है ना। ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे लिए मिल जाएगी 7। के की वैल्यू हमारे लिए कितनी मिल जाएगी? 7। के की वैल्यू 7 मिल जाएगी, तो यहाँ रख के देते हैं। 7 और 2 कितना हुआ? 9। और 7 या 21, 21 में से 5 गए तो 16। 9 और 16 का मध्यानुपाती पूछा गया। तो अगर 3 संख्याएं ए रेशियो बी रेशियो सी अगर अनुपात में होती, 3 संख्याएं, तो इसका मतलब है ए बटे बी बराबर होता है बी बटे सी के। मतलब बी का स्क्वायर बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का स्क्वायर आएगा और यहाँ ए सी आएगा, तो बी का स्क्वायर ए सी के बराबर होता है। इसका मतलब है बी अंडर रूट ए सी के बराबर आएगा। वही हमें बी की वैल्यू ही निकालनी है, तो अंडर रूट ए सी कर लेंगे। 9 मल्टीप्लाई 16, है ना। तो 16 नंबर हो गए अंडर रूट में 144, और 144 12 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी नाव को 75 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का एक सही 2/3 है, 1/2/3 है। स्थिर जल में नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल 51.2 किलोमीटर 51.2 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो अनुकूल और प्रतिकूल आप जानते हो, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, है ना। अगर धारा के साथ चल रहे हो तो आपकी नाव आसानी से चलेगी, आपकी धारा की स्पीड आपकी नाव की स्पीड में ऐड हो जाएगी, वरना कम हो जाएगी। तो हमें पता है कि इसको मान लेते हैं कि जो हमारी स्पीड है, किसकी? धारा की स्पीड है, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर आप डाउन स्ट्रीम जाओगे, धारा के साथ जाओगे, तो उसमें जुड़ जाएगी, और अगर अपस्ट्रीम जाओगे तो 28 में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 28 प्लस एक्स और 28 माइनस एक्स। अब प्रश्न क्या कह रहा कि जो समय है, समय एक बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, है ना। या दूरी बराबर मतलब स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को हम यहाँ ले जाते हैं और स्पीड को यहाँ ले आएंगे, तो टाइम इज इक्वल टू हम कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही वैल्यू रखना है हमारे लिए, ठीक है। तो टाइम कितना? एक तो टाइम लग रहा है हमारे लिए 75/28 माइनस एक्स, ये हो गया एक टाइम। और दूसरा टाइम लग रहा डाउन स्ट्रीम जाने में 60/28 प्लस एक्स। अब ये इसका 1/2/3 मतलब 5/3 है। मतलब इसका और इसका रेशियो 5/3 आएगा। तो क्या हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 75/28 माइनस एक्स बराबर है 5/3 गुना इस समय का, किसका? अनुकूल लगने वाले समय का, है ना। बस अब हम निकाल सकते हैं। तो 15×75, 15×4 = 60, और यहाँ ये भी हो जाएगा, 5 5 भी कट जाएंगे। अब कुछ नहीं बचा, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। 28 माइनस एक्स का इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, और इधर 28 का 3 से गुणा होगा, तो एक ही बार बचेगा, यहाँ 3 बार गुणा होगा यहाँ, है ना। तो गुणा कर देते हैं हम, कितना आ जाएगा? 28 माइनस एक्स गुणा 4, तो 28 चौके 20 चौके 100, 20 चौके 80, और 8 चौके 32, मैंने 112, और एक्स माइनस के 4x बराबर होगा 28 प्लस एक्स का 3 में गुणा कर दो, मतलब 84 प्लस 3x। ये यहाँ ले आइए और इसको यहाँ ले जाइए, तो 112 में से 84 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 28, है ना। और 4x में 3x जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 7x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो है आपकी धारा की रफ्तार है। अब आपसे पूछा गया है कि आपको 51.2 किलोमीटर जाना है, तो फिर से टाइम कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है? 51/2, और स्पीड कितनी हो जाएगी? अब आपको जाना है अनुकूल। अनुकूल में धारा में ये जो है वो जुड़ जाता है, तो 28 में 4 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 32। 32 से डिवाइड करना है आपको 51.2 में, कितना आंसर आएगा? इसको लिख लेते हैं 512, और इसको लिख लेते हैं 320। 16 से काट देते हैं, 16 दूनी 32, 16 × 48, और बचेंगे कितने? 3, 16 दूनी 32। फिर से काट लेते हैं हम, है ना। तो 4 से काट देते हैं, 4 पंचे 20, और 4 आठे 32, 8/5। 5 से काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 1.6। 1.6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे का अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह बी से 1.5 घंटे अधिक समय लेता है। तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी अपनी उसी चाल से चलते हुए कितना समय लेगा? ठीक है, सबसे पहले तो हम ए की चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 40। समय अभी हम मान लेते हैं कि बी को लगता है टी टाइम, है ना।
तो बी की चाल हो गई 40/t, तो ए की चाल हो गई 40/t+2, क्योंकि वो 2 घंटे ज़्यादा दे रहा है तो समय में टी में 2 ऐड कर देंगे। अब अगर ए ने अपनी चाल दुगनी कर दी तो चाल हमारे पास आ चुकी है 40, चाल आ चुकी है 40/t+2। देखो चाल को दुगना करते हैं मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब ये जो ए की चाल बन गई वो बन गई 80+t/2। और अब बी को कितना लग रहा, बी से ए को अभी भी 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा, तो हम ऐसा तो कह सकते हैं ना कि बी की चाल होना चाहिए टी प्लस आधी, है ना। जब तो t+2 t+आधे से 1.5 घंटा ज़्यादा कैसे होगा, जब यहाँ दूरी सेम होगी, है ना, और ये जो चाल है ना इसमें कितने का अंतर होना चाहिए, 1.5 का अंतर होना चाहिए। मतलब अगर ये t+2 है तो ये t+आधा होना चाहिए। अब प्रश्न में जो है हमें पता है कि बी ने तो अपनी चाल को चेंज किया ही नहीं, मतलब बी की पहले की चाल और बी की अब की चाल बराबर है। इसका अर्थ है 40/t बराबर है 80/t+1/2 के। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 40t+20 इक्वल आ जाएगा 80। ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगा। 40t की वैल्यू आ जाएगी 20 और टी की वैल्यू आ जाएगी 20/40, 20/40 मतलब 1/2। टी की वैल्यू आ गई 1/2। टी की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 1/2, तो हमें बी की स्पीड पता चल जाएगी। बी की स्पीड कितनी हो जाएगी 40/1/2, मतलब बी की वैल्यू हो गई 80। बी की जो स्पीड हो गई वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर हमें स्पीड मिल गई। अब हमें दूरी तय करना है 100 किलोमीटर की, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वही डिस्टेंस कितना है 100 अपॉन स्पीड कितनी है 80। कर लो भाई, 2×5 = 10, 2×4 = 8। टी की वैल्यू आ गई 5/4, जिसको हम कह सकते 1 सही 1/4। ऑप्शन 3 जो है हमारा सही आंसर होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि ए बी और सी मिलकर किसी निश्चित काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 40 दिन। बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। तो बी और सी, बी प्लस सी करते हैं 60 दिन में। पहले हम काम मान लेते हैं, काम आ जाएगा इनका एलसीएम 120 यूनिट। मतलब ए बी सी मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं और बी और सी मिलकर 2 यूनिट काम करते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक तो 1 यूनिट काम कर रहा होगा, क्योंकि बी और सी इसमें भी और बी और सी इसमें भी है। मतलब बचा ए का काम हुआ 1 यूनिट। अब आगे क्या कह रहा है कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। मतलब अगर ए 1 यूनिट काम कर रहा तो बी जो है वो 1.25 यूनिट काम कर रहा। और अब दोनों देखो, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे होंगे, दोनों मिलकर कर रहे होंगे 2.25, 2.25। और तीनों का यूनिट आ रहा हमारे पास 3 यूनिट, है ना। तो सी अकेले का कितना बचेगा 0.75 यूनिट, है ना। काम ए कर रहा 1, बी कर रहा 1.25 और सी कर रहा 0.75। अब सी अकेला उस काम का 40% भाग, तो 120 का 40% कितना आएगा, 120 का 10% हुआ 12, तो 40% हो जाएगा 12×4 = 48। तो 48 में डिवाइड कर देंगे हम 0.75 से। 0.75 को हम कह सकते हैं 75/100, तो 100 को ऊपर लिख लेंगे। 25×3 = 75, 25×4 = 100 और 16×3 = 48, 16×4 = 64, 64 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे सारे क्वेश्चंस हमने जो है हमारे अकाउंट के कर लिए, अकाउंटेंट जो एग्ज़ाम था उसके कर लिए। और इसी तरह के अब हम सिमिलर एक्सरसाइज लाएंगे आपको, क्योंकि पूरी संभावना है किसी तरह के प्रश्न आएंगे, है ना। जैसे कि पोस्ट हो, चाहे वो हॉस्टल वार्डन की पोस्ट हो, उसमें मैथमेटिक्स तो इसी तरह की आई है। वैसे इसका एक सोर्स मिला है, बट प्रॉपर हमारे लिए कंपाइलेशन नहीं मिल पा रहा है, उस वजह से हम आपको वो बता नहीं पा रहे। वो आपको उल्टा हेक्टिक हो जाएगा अगर मैं आपको वो सोर्स रिवील करूंगा आपके लिए, तो आप उल्टा परेशान होंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो अगर मुझे मिलता है तो ठीक है, वरना मैं आपको वैसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दूंगा। आपको सीधे सीधे वो उसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपका जो है वो टाइम भी बचे और आप यहाँ भागा दौड़ी से बचे रहें। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।